सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है,
बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और ये कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है। और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है। निजीकरण का जो प्रक्रिया इस राज्य में पहली बार 1993 में की गई थी, ग्रेटर नोएडा में की गई थी, एनपीसीएल के लिए की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए एनपीसीएल आज भी ग्रेटर नोएडा के औद्योगिकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बिजली के दर जो है, मैं डिटेल भी आपको बता सकता हूं, पूरे राज्य की अपेक्षा माननीय सभापति जी, एनपीसीएल का जो बिजली का दर है वो 10% कम है। 10% कम है। तो ये कहना कि निजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो गलत ही होती है, ऐसा कोई कारण नहीं है। और यही बात, आपने पूंजीपतियों का नाम लिया, टोरेंट भी आपको मालूम है कि भाजपा की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई है। टोरेंट का जो प्रक्रिया हुई थी 2010 में हुई थी, उसको फ्रेंचाइजी के रूप में काम दिया गया है। और बिजली की दरें टोरेंट की और पूरे राज्य की एक ही समान है। लेकिन आप जो भी आगरा से संबद्ध लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सप्लाई है, वो बहुत अच्छी है। हमने ये भी कहा है, आपके प्रश्न में ये भी बात आई है कि भाई रिजर्वेशन का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन के लिए हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी प्रतिबद्ध है। हर श्रेणी के जो रिजर्वेशन, जो संवैधानिक और नियमगत व्यवस्था है, उसको हम चालू रखने वाले हैं। आपका जो रिजर्वेशन है, जो आपकी व्याख्या के अनुसार जो रिजर्वेशन होता है, वो हम नहीं करेंगे। आपकी व्याख्या ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक परिवार के लिए, एक जाति के लिए आरक्षण कर दिया जाए। वो हुआ भी है भूतकाल में। वो आरक्षण हम नहीं करेंगे। हम अपने संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण करेंगे। रही बात कार्मिकों की नौकरियों की, तो आपकी जानकारी के लिए आपने एनपीसीएल किया, मैंने बता ही दिया। जो संविदा पे रखने की जो शुरुआत हुई थी माननीय सभापति महोदय, वो सपा बसपा की सरकारों के समय में 1990 के दशक में, 2000 के दशक में संविदा शब्द जो है सरकार की डिक्शनरी में आया था। और तब से लेकर माननीय सभापति जी, तब से लेकर लगभग 86,000 से ऊपर संविदा कर्मी हमारे विद्युत विभाग में कार्यरत थे। उनमें कहां रिजर्वेशन है? क्यों नहीं आपने उस समय सोचा कि हम संविदा की प्रथा शुरू कर रहे हैं तो रिजर्वेशन कहां जाएगा? आपको अपने लोगों के लिए आरक्षण करना था, आपको अपने लोगों को नौकरियां देनी थी। इसलिए सरकार की औपचारिक व्यवस्था से निकाल करके आपने एक संविदा की प्रक्रिया शुरू कर दिया। मैं सदन के मार्फत
पूरे राज्य की जनता को, कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो भी कर रहे हैं राज्य की जनता को 24 घंटा बिजली देने के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहे हैं, प्रदेश और देश को विकसित प्रदेश और विकसित देश बनाने के लिए कर रहे हैं। उद्योग धंधे ज्यादा लगे। देखिए, एनपीसीएल के उदाहरण से मैं फिर से कहूंगा कि जब बिजली की क्वालिटी अच्छी होती है, विद्युत आपूर्ति अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट आता है तो उद्योग धंधे लगते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं तो नौकरियां बढ़ती हैं। आप छोटी रोटी को छोटा करना चाहते हैं और उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा जनता को देना चाहते हैं, रोटी को बड़ा करके उसमें से बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है राज्य की जनता को देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हर तरफ से जो बरकत होगी, हर तरफ से राज्य के जो हित में होगा वो हम लोग सरकार करेगी। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है।
महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है।